हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। और वो जो चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज। यस, फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और स्पेसिफिकली वो बच्चे जो फ्यूचर में कोई प्रोफेशनल कोर्स लेने वाले हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट एवरी स्टेज ऑफ एनी प्रोफेशनल एग्जाम दैट यू सेलेक्ट, ये चैप्टर आपको और इन डेप्थ फेस करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? नाउ, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसीलिए भी इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्मली ये हमने कभी देखा नहीं है, या ये चैप्टर को हमने प्रैक्टिकली कभी अप्लाई नहीं किया। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में दूसरे चैप्टर्स हैं, मनी, बैंकिंग। आप कभी ना कभी बैंक गए हो, आपने बहुत सारी चीजें उसके रिलेटेड सुनी है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव। लेकिन जब आप फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हो तो इट्स वेरी फ्यू कि आपने उसमें कभी डील किया होगा या ट्रेड किया होगा या आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगी या आपने सुना होगा। श्योर, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। अगर आप उसको फोकस की तरह समझे, एकदम फोकस से सुने और अच्छी तरह से कंसेप्ट लर्न करने की ट्राई करें। मैं आपको ये पहले बता दूं कि आई होप आप सबके पास मेरी नोट्स, मेरा जो इस चैप्टर का जो नोट्स है, शीट जो है आपके पास, वो आपके साथ में है। बिकॉज हमें वो और वीडियो को साथ में करना है। वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखना है और जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे शीट में से मैंने कुछ बातें यहां पर इस वीडियो में कवर करी है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उतना आपके शीट में से, आपके नोट्स में से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लर्न करेंगे थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ेंगे। श्योर अबाउट दिस? सो दिस इज पॉज प्ले। बस एक पिक्चर की तरह इस वीडियो को ना देखें, थोड़ा सा देखें, पॉज करें, समझें, लर्न करने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़े। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर का हो, लेकिन आपको इसको देखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगने चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्विकली स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। नाउ, ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या? पहले तो ये सिंपल सा डेफिनेशन बोलो, मीनिंग बोलो, समझ लेंगे। सो फॉरेन एक्सचेंज एक मैकेनिज्म है जिससे एक कंट्री की करेंसी हम दूसरे किसी देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट? सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, मुझे रुपीस के सामने कन्वर्ट करना है डॉलर्स में। तो जब मैं ये करता हूं तो हम इसे कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। अब मुझे ये बताइए, ये फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है? जब हमारे पास लेट अस से फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीस है और हमें अगर उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो ये कौन करेगा? सो द कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज डन बाय द बैंक्स हु डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इट इज नॉट ओनली द बैंक्स बट देयर आर वेरियस ऑथोराइज्ड करेंसी डीलर्स हु डील इन द करेंसी। बट लेट अस फॉर से अपने एकेडमिक पर्सपेक्टिव से हम लोग समझ लेंगे कि बैंक्स के पास लाइसेंस होता है एंड बैंक्स आर लीगली अलाउड टू डील इन दी करेंसी कन्वर्जन। सो बैंक के पास अगर आप देखेंगे, दे हैव ऑल स्टॉक्स ऑफ करेंसीज इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसेस विद वेरियस बैंक्स। इसे हम लोग थोड़ा सा अगर इनडेप्थ कहूं, जो आपके बुक में भी ना हो, तो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो या लैटिन phrases. So nostro मतलब our account with you, vostro मतलब your account with us. So State Bank of India maintains an account, let's say for example in a US, in a JP Morgan, and that account is a dollar denominated. In the same way, let us say for example there's a Standard Chartered Bank and that particular bank maintains an account with Punjab National Bank in India in a rupee denomination. So ऐसी हर देश की बैंक्स दूसरे देश के बैंक्स में अकाउंट होल्ड करती है उस करेंसी में, जिससे वो बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने लोकल कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प कर सके। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेट अस से जापान की नोमिरा बैंक में भी अकाउंट खोल रखा है एंड दैट अकाउंट इज येन डिनोमिनेटेड। राइट? एसबीआई ने यूएस में सिटी बैंक में भी एक अकाउंट ओपन कर रखा है विच इज डॉलर डिनोमिनेटेड। तो कल जाकर एसबीआई के कुछ कस्टमर्स हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है और वो डॉलर्स या येन या चाइनीज युआन में डील करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो एसबीआई उस अकाउंट जो उसने खोला है उस अकाउंट की मदद से अपने कस्टमर्स को फॉरेन करेंसी का फैसिलिटेशन करवा देती है।
क्लियर है? पक्का? तो अब दूसरी बात ये समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज तो समझ गया कि भाई कन्वर्जन ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी इनटू अनदर, बट देन व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? What is foreign exchange rate? So exchange rate is a rate at which one currency can be exchanged into another. तो एक ऐसा रेट जिस पर एक करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है. In other words, it is a value of one currency in terms of another. तो अगर आप देख सकते हैं यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर $1 का भाव 70 रुपीज है. अगर किसी को डॉलर को रुपी टर्म्स में बोलना हो तो हम कहेंगे $1 इज 70 रुपीज. मैं आपको अब एक चीज एकदम प्रॉपरली समझा दूं. अगर कोई बोल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, पहले ये समझ लीजिए जो करेंसी लेफ्ट हैंड साइड में होता है हम कहेंगे वो जो कोट है वो उस करेंसी का है. मतलब मैं यहां पर ये कहूंगा दिस इज अ कोट फॉर डॉलर्स. ओके, अगर कोई मुझे कहता है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज तो मुझे बताइए ये कौन सी करेंसी का कोट है, डॉलर का या रुपी का? जो करेंसी जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है इक्वेशन के, ये उस पर्टिकुलर करेंसी का कोट है. ये क्लियर है आपको? श्योर अबाउट दिस? पक्का? लेकिन ये किसके टर्म्स में है? इन रुपी टर्म्स. सर मतलब आप एक तरह से हमें ये कैसे रीड करना है ये बता रहे हो. परफेक्ट. अगर कल जाकर हमें कोई ये ऐसा कह रहा है $1 इज 70 रुपीज तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ कोट फॉर डॉलर इन रुपी टर्म्स. इज दिस क्लियर? कल जाकर मैं आपको ऐसा कहूं £1 इज इक्वल्स टू, लेट अस से, फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूं, 0.2 yen. यस, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज अ कोड फॉर पाउंड्स इन येन टर्म्स. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब ये वो रेट है जिस रेट पर करेंसी एक्सचेंज हो सकती है. मतलब जब मैं कह रहा हूं कि $1 इज 70 रुपीज, इसका मतलब यह है कि किसी को भी अगर डॉलर खरीदना हो या बेचना हो तो वो 70 रुपीज में कर सकता है. ऐसे ही हम डॉलर को अलग अलग करेंसीज में भी की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जैसे ऐसा भी हो सकता है $1 इज इक्वल्स टू 1.2 पाउंड्स. तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ रेट फॉर डॉलर, दिस इज अ कोट फॉर डॉलर इन पाउंड टर्म्स. तो जरूरी नहीं है कि भाई डॉलर के साथ रुपीज हो, आप कोई भी दो करेंसीज का इक्वेशन बना सकते हो, एक्सचेंज रेट बना सकते हो. बस समझना यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही करेंसी का कोड है. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ये है, तो फिर कौन है जो करेंसी को बाय और सेल करता है? ऐसा कौन है जिसे फॉरेन करेंसी में बाय करना है, सेल करने की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? भाई हम तो हमेशा इंडियन रुपीज से काम चला लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो अलग अलग फॉरेन करेंसीज में डील करता है? तो सबसे पहला हमारा अब इसी के ऊपर आएगा कि फॉरेन करेंसी का डिमांड कौन करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन करेंसी को सेल कौन करता है. Are you getting what I'm trying to tell you? Sure about this? So, the people who buy foreign currency create the demand for foreign exchange. Foreign currency is demanded for the following reasons. So, foreign currency आपका डिमांड क्रिएट करेगा. अब ये कौन कैसे डिमांड क्रिएट करेगा? तो आप देख सकते हैं देयर आर 6 वेरियस यहां पर मैंने दिए गए हैं पॉइंट्स. एक इंपोर्ट, दूसरा सेंडिंग ट्रांसफर्स अब्रॉड, तीसरा परचेज ऑफ असेट्स अब्रॉड, फोर्थ स्पेक्यूलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज, फिफ्थ रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स एंड सिक्स पेमेंट ऑफ इनकम. ये 6 स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी का डिमांड रहता है. तो आइए एक एक कर अब हम इन्हें अच्छी तरह से समझें. अब सबसे पहले है इंपोर्ट्स. मुझे बताइए अगर आप यूएस से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने लेट अस से यूएस से 100 मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करे हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए आप तो बैठे हो इंडिया में, आप क्या उन्हें महात्मा गांधी वाले नोट्स देंगे? वो तो नहीं चलेंगे. हमारे इंडियन रुपी वाले नोट्स तो वहां पर काम नहीं आएंगे.
आपने अगर उनसे 100 मोबाइल फोन्स खरीदे हैं तो कहना से आपको उन्हें किस में पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास तो डॉलर्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बैंक जाएंगे और बैंक को कहेंगे, बैंक मैंने फॉरेन से गुड्स सर्विसेज परचेज करी है और अब मुझे उसी परचेज का पेमेंट करना है, और पेमेंट मुझे किस में करना है, डॉलर्स में। बट डॉलर्स हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम बैंक को कहेंगे, बैंक मुझे डॉलर्स दीजिए, मुझे मेरे गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट का पेमेंट करना है। सो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ डोमेस्टिक फर्म बाइज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम द फर्म एंड देयरफॉर उसको आपको डॉलर्स में पे करना है टू परचेज द मशीन। बट इन इंडिया फर्म के पास तो इंडियन रुपीज है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा और बैंक को कहेगा, बैंक मुझे डॉलर्स दो, मुझे पेमेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला, इंपोर्ट्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर your foreign currency. So the importer needs to exchange rupees for dollars, and then it can obviously will become a buyer for dollars, and आप अपने इंपोर्ट का पेमेंट कर पाओगे। क्लियर है? द सेकेंड इज सेंडिंग ट्रांसफर्स अब्रॉड, राइट। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो सबको ही पता है कि यहां से कोई ट्रांसफर नहीं करता, मोर और लेस एनआरआईज अपने पैसे इंडिया में रेमिट करते हैं। बट लेट अस से फॉर एग्जांपल, आपका एक कजिन है नेहा और उसका बर्थडे है एंड शी स्टेज इन यूके। ना आपको उसको पैसे भेजने, लेट अस से आपको नहीं पता उसे क्या अच्छा लगता है, आप उसे गिफ्ट के जगह पर एक चेक देना चाहते हो, लेकिन फिर से अगर आपको उसे ऐसे ही गिफ्ट में कुछ पैसे देने हैं तो मुझे बताइए, क्या इंडियन रुपीज चलेंगे? नहीं। Sending a rupee check will be useless for that person because that person requires pound to spend in UK, to spend in Britain. So Neha needs कि हम उसे पाउंड चेक दें, which makes her a demand pound. Sure about this? पक्का? Everybody. So यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं, when there is a remittances, gifts and other income which are sent abroad by people, they will obviously demand foreign currency. So हो सकता है आपको फॉरेन में किसी को कोई गिफ्ट देना हो, और उसको अगर गिफ्ट देना है आपको मनी टर्म्स में, तो ऑब्वियसली आपको उस कंट्री की करेंसी रिक्वायर्ड है। The C is purchase of assets abroad. अब आपको लेट अस से फॉर एग्जांपल यूएस में एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो अब जब वहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो मुझे बताइए, क्या आप कॉमन सेंस वहां पर आप इंडियन रुपीज दे सकोगे क्या? नहीं। सो पीपल ऑल्सो डिमांड फॉरेन करेंसी फॉर द परचेजेस, बीट फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स, मतलब शेयर्स, फिजिकल मतलब आपकी बिल्डिंग, आपका प्लॉट, फाइनेंशियल असेट्स मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब्रॉड तो ऑब्वियसली फिजिकल एसेट्स मैंने जैसे बताया पे हाउस और लैंड, एंड फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब भी आपको इनको खरीदना हो ऑब्वियसली आपको फिर से फॉरेन करेंसी का डिमांड करना पड़ेगा। सो अ पर्सन इन इंडिया वांट्स टू बाय माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स ऑन नास्डैक, द स्टॉक एक्सचेंज इन यूएस, तो उसको ऑब्वियसली उसके लिए डॉलर्स लगेगा। दिस मेक्स हर डिमांड फॉरेन करेंसी। क्लियर है? सो तीन चीजों के लिए आपको पैसे लग रहे हैं। कौन से तीन चीजें? इंपोर्ट्स करोगे तो आपको डिमांड करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी का, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो फॉरेन में तो आपको फॉरेन करेंसी लगेगी, या आपको वहां पर कोई पर्टिकुलर असेट खरीदना है तो आपको वहां पर फॉरेन करेंसी लगेगी। फोर्थ है स्पेक्यूलेटर्स। ना स्पेक्यूलेटर क्या करता है? स्पेक्यूलेटर वो है जिसको फॉरेन करेंसी ना किसी को देनी है ना किसी से लेनी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी पे ट्रेड करता है और उसे लगता है कि वो ट्रेड कर कर पैसा बनाएगा। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल अभी $1 75 रुपीज है, ठीक है, और स्पेक्यूलेटर को लगता है कि ये प्राइस और भी ऊपर जाएगा, मतलब डॉलर और अप्रिशिएट होगा, तो वो क्या करेगा, आज के आज लेट अस से फॉर एग्जांपल $10,000 बाय कर देगा। अब मुझे बताइए वो $10,000 क्यों बाय कर रहा है? उसको तो किसी को भेजना नहीं है, उसको तो कोई इंपोर्ट का पेमेंट नहीं करना है, उसने तो कोई असेट भी नहीं खरीदे, बट वो फिर भी $10,000 बाय करेगा। और 6 महीने बाद लेट अस से $1 बिकम्स 78 रुपीज। नाउ दैट यू कैन सी कि यहां पर डॉलर का रेट इंक्रीज हो चुका है, ऑब्वियसली वो अपने $10,000 को बेच देगा और उसको हो जाएगा प्रॉफिट। 3 रुपीज से बड़ा है, ऐसे आपके पास $10,000 है, इट विल बिकम
30,000। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां तक आपको क्लियर हो गई बात क्या है क्या नहीं? एवरीबडी श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर ऐसा होता है कि डिमांड साइड पे स्पेकुलेटर्स फॉरेन करेंसी को बाय करते हैं ये सोचकर कि फ्यूचर में उस फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो वो ये फॉरेन करेंसी को बेच देंगे और पैसा बनाएंगे। क्लियर है? फिफ्थ, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। लेट अस से आपने इंटरनेशनल लोन ले रखा है, मतलब क्या? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन है आपका, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन है। लेट अस से आपने डॉलर डिनोमिनेशन का लोन ले रखा है। तो अब बताइए, वैसे लोन को इंटरेस्ट पेमेंट करना है या प्रिंसिपल पेमेंट करना है, तो आपको मुझे बताइए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट तो लगेगी ही। सो फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड टू रीपे सच लोन्स। In less developed countries like India, this is an important component of demand for foreign exchange. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इंटरनेशनल, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब डॉलर का रेट समझ लीजिए अप्रिसिएट हो रहा है तो इट विल बी वेरी टफ, बिकॉज उतने ही डॉलर्स को चुकाने के लिए आपको ज्यादा इंडियन रुपीस लगेंगे। अरे यस और नो? आज अगर $1 ₹70 है और लेटस से आपने $1,00,000 का लोन ले रखा है, ठीक है, आपने $1,00,000 का लोन ले रखा है, तो आपको इसको चुकाने के लिए कितने इंडियन रुपीस लगेंगे? $1,00,000 इंटू ₹70। कैन आई से 70 लाख रुपीस आपको लगेंगे, तब जाकर आप ये लोन चुका पाओगे। लेकिन अगर समझ लीजिए एक ही साल के अंदर रेट हो गया $1.75, तो कैन आई से बैठे बैठे आपका जो $1,00,000 का लोन था उसी को चुकाने के लिए अब आपको कितने इंडियन रुपीस लगेंगे? आपको 75 लाख रुपीस लगेंगे। मतलब लोन तो उतना ही है, लेकिन अननेसेसरीली नाउ आई हैव टू पे 5 lakhs एक्स्ट्रा। आई होप यू गेटिंग दिस, विच इज अननेसेसरली अ बर्डन ऑन मी। और इसीलिए दिस अ प्रॉब्लम आगे हम देखने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। बट आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल लोन्स को चुकाने के लिए भी हमें फॉरेन करेंसी लगती है। And the last one where the demand is the payment of income, मतलब factor income। जैसे let us say for example TCS, Tata Consultancy Services, और उसके 5,000 engineers यूएस में काम करते हैं, राइट? अब जब TCS इन 5,000 engineers को सैलरी देती है तो वो क्या इंडियन रुपीस में दे रही है क्या? नहीं, वो डॉलर में देती है सैलरी। यस, तो एक तरह से डॉलर में अगर उन्हें सैलरी देनी है तो कैन आई से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को यहां से पहले डॉलर्स बाय करने पड़ेंगे और फिर ही वो डॉलर्स को रेमिट कर सकते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो इस तरह से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसका रेंट पे करना है, यस, या अगर आपके शेयर्स वहां पर आपने इशू करे हैं तो आपको डिविडेंड देना है, या फिर आपको लेबर है तो वेजेस देना है, या आपने कैपिटल रेज किया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है। एक तरह से दिस इज अ फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब कहीं पर भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किया और अगर आपको उन्हें पेमेंट करना है तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? अब यहां पर ये सब लोग थे जो फॉरेन करेंसी का डिमांड करते थे, राइट? अब फॉरेन करेंसी का सप्लाई कौन करेगा ये भी तो देखेंगे। डिमांड करने वाले तो समझ गया कि फॉरेन करेंसी किसे चाहिए, लेकिन सप्लाई कौन करता है तो अब हम ये भी देखेंगे। सो आप देख सकते हैं यहां पर देयर आर 6 वेरियस पीपल जिन्हें सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्सपोर्ट्स, receiving transfers from abroad, foreign investment in the domestic country, loans to government and private companies, speculation, यहां पर grants and donations from the rest of the world, and remittances by non-residents। तो अब देखते हैं एक एक कर अब इसे भी एक एक कर हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले है एक्सपोर्ट्स। अब ये बहुत सिंपल और सरल है, इसको समझने के लिए इतना कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इंडिया में है और मिस्टर बी यूएस में है, ठीक है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेट अस से
एक प्लांट एंड मशीनरी बेची, ठीक है, एक प्लांट एंड मशीनरी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेची है। मिस्टर बी उसके लिए मिस्टर ए को $1,50,000 पेमेंट कर रहा है। मिस्टर ए को वो पेमेंट रिसीव हुआ, राइट। अब मुझे बताइए मिस्टर ए ने एक तरह से क्या किया, यहां पर एक्सपोर्ट्स करा है, क्योंकि उसने मशीन जो है वो एक ऐसे देश में बेचा है, ऐसे व्यक्ति को बेचा है जो दूसरे देश में है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक मशीन बेची और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को $1,50,000 का पेमेंट किया। अब मुझे बताइए मिस्टर ए क्या ये पैसों को यहां पर यूज कर सकता है क्या मिस्टर ए ये $1,50,000 लेकर इंडिया में वेजिटेबल्स खरीद सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, लोग पागल समझेंगे। मिस्टर ए को क्या चाहिए? इंडियन रुपीस। तो मिस्टर ए ये 1,50,000 लेकर कहां जाएगा? वो लेट अस से फॉर एग्जांपल जाएगा एसबीआई और वो कहेगा आई वांट टू सेल दिस डॉलर्स एंड इन रिटर्न द कंसर्न पर्सन वांट्स रुपीस। तो जैसे एसबीआई बोलेगा कि सर $1 इज लेट अस से 70 रुपीस, तो एसबीआई कहेगा यू कैन सेल दिस $1,50,000 टू अस एंड वी विल गिव यू इंडियन रुपीस। मतलब $1,50,000 इंटू 70 रुपीस, आपको इतना इंडियन रुपीस मिलेगा विच यू कैन यूज वट एवर यू वॉन्ट फॉर वट एवर पर्पज यू रिक्वायर। श्योर अबाउट दिस? तो अब याद रखना है एक्सपोर्टर्स आर द सेलर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। दे विल सेल द फॉरेन करेंसी एंड व्हाई दे विल सेल, आई होप यू आर नाउ वेरी मच क्लियर, बिकॉज व्हेन दे एक्सपोर्ट दे रिसीव डॉलर्स, दे रिसीव पाउंड्स, दे रिसीव येन। जो भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको वो देश वो करेंसी देगा, लेकिन वो करेंसी तो हमारे यहां काम की नहीं। तो ऑब्वियसली आप ये करेंसी को कहां लेकर जाओगे? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक्स, और वो बैंक को कहोगे कि आई वांट टू सेल फॉरेन करेंसी एंड बाय हमारी इंडियन करेंसी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो आप यहां पर देख सकते हैं व्हेन अ गारमेंट एक्सपोर्टर सेल्स आर गुड्स टू यूएस, शी रिसीव्स डॉलर्स फॉर द सोल्ड प्रोडक्ट. These dollars are of no value in India as the exporter needs rupees to pay factors of production. So the exporter therefore sells the dollars in return for rupees. In this way, the exporter becomes a seller of foreign currency. Clear hai? Sure about this? Pakka? The second is receiving transfers from abroad. Okay, अब abroad से आपको पैसे आ रहे हैं, तो यहां पर हो सकता है कि एक फैमिली है जिनका सन यूएस में जॉब कर रहा है, राइट। अब उसने वहां से अपने पेरेंट्स को कुछ रेमिट किया, कुछ पैसे रेमिट करे। सो लेट अस से वो यूएस में जो सन है जो जॉब कर रहा है, उसने कुछ रेमिटेंसेस, कुछ गिफ्ट्स वहां से अपने पेरेंट्स को भेजे। लेकिन क्या वो पेरेंट्स वो डॉलर्स यहां पर यूज कर पाएंगे? क्या नहीं। वो क्या करेंगे? दे विल कन्वर्ट दैट फॉरेन करेंसी into the domestic currency and obviously they will also go to the bank, sell the foreign currency. So obviously there will be an increase in the supply of foreign currency in the economy. Clear hai everybody? The third is foreign investment in the domestic country. So बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसे नॉर्मली कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर ऐसी कंपनीज जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और वो इंडिया में आकर बिजनेस करना चाहती है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ऑब्वियसली लेट अस से फॉर एग्जांपल एप्पल, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो ऑब्वियसली वो जब इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा तो किस में लेकर आएगा? डॉलर्स में। लेकिन क्या वो डॉलर्स यहां पर काम में आने वाले हैं? क्या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा उसको ये डॉलर्स बैंक में बेचने पड़ेंगे और वहां से इंडियन रुपीस मिलेगा और फिर वो इंडियन रुपीस के थ्रू वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है एवरीबडी? देयर इज एन FDI एंड देयर इज FPI. देयर आर टू थिंग्स। यहां पर वो कह रहे हैं देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस इज रबिश। आई नो एटलीस्ट 15 वेरियस डिफरेंस. Your NCERT book says there is no difference, but there are 15 various differences on foreign portfolio investor and foreign direct investment. And basic मैं आपको बता दूं, अगर fast FDI is for long term and FPI is for short term,
FDI में you will actually come, purchase land, build factories, create employment. FPI is not nothing doing like that. FPI means just trading on Indian companies का shares and debentures. So जैसे हम लोग बोलते हैं ना FII, वो FII ही nothing है but FPI है. सो FII और FPIs क्या करते हैं? क्या वो लैंड खरीदते हैं? क्या वो मशीन खरीदते हैं? क्या वो जॉब्स क्रिएट करेंगे? नहीं, वो सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट्स में इंडियन कंपनीज के लिस्टेड शेयर्स में बाय सेल करते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं. जबकि FDI का मतलब है इंडिया में आना, लैंड परचेस करना, फैक्ट्री सेटअप करना, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना, बेचना, मैन्युफैक्चर करना, जॉब्स क्रिएट करना. सो हर देश के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज FDI, नॉट FII. Obviously, FPI and FII is also important because they pump in a lot of money into our stock markets. They are the one who subscribe to the IPOs of various companies. And obviously, when you subscribe to an IPO, you are giving a chance to a particular entrepreneur to raise funds. And when a particular entrepreneur raises funds, obviously he expands, and when the company expands, more and more jobs are created. But obviously, when you compare FPI and FDI, it is the FDI which is very important from a longer term perspective. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस. तो वो लोग भी क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी को बेचेंगे. सो आप यहां पर देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया हुआ है सारी चीजें आपको. सो यहां पर FDI का मतलब है, लेट अस से एन अमेरिकन कंपनी है जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है. So this investment can take the various forms like subsidiary, JV, or just buying the shares. Alternatively, the foreign investment can be in the form of portfolio investment, जहां पर you are only trading on the shares and your period of investment is very short. Clear है? D is loan to government and private companies. So government and private companies जब लोन लेकर आती है, जब बोरो करती है, तो वो बोरो जब करेंगे तो पैसा जब मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? डॉलर्स में. ऑब्वियसली ये डॉलर तो यूज नहीं कर सकते, तो वो डॉलर को क्या करेंगे? बैंक में लेके जाएंगे, बेचेंगे, और ऑब्वियसली इंडियन रुपीस मिलेगा जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्पल के तौर पे टेक्स अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक for, let us say, for a very big road project. So now that dollar loan is extended by the World Bank is of no use to the government because वो अपने contractors को डॉलर्स थोड़ी ना दे सकता है. तो इसीलिए ये लोन को क्या किया जाता है? रुपी में कन्वर्ट किया जाता है before it is actually utilized. And obviously when they try and convert the dollars that you have received in the form of loan, you are a supplier of foreign currency. Clear है? Sure about this? Everybody. Next is speculate on the value of foreign currency. Now जैसे पीछे था ठीक वहां पर भी यहां पर भी लोग स्पेक्यूलेट करते हैं. अब यहां पर आप कब बेचोगे? जब आपको लगता है कि लेट अस से डॉलर्स जो है वो डेप्रीसिएट होगा. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, आप फॉरेन करेंसी का डिमांड कब करते हो? आप फॉरेन करेंसी का डिमांड कब करते हो? जब आपको लगता है कि फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होगी. लेकिन आप फॉरेन करेंसी का सप्लाई कब करोगे? जब आपको लगता है कि फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट होगी. तो यहां पर आप देख सकते हैं, द स्पेक्युलेटर विल सेल द फॉरेन करेंसी इन द एंटिसिपेशन कि प्राइस फ्यूचर्स में गिर जाएगा. तो वो आज ही बेच देना चाहता है, जिससे फ्यूचर में जब गिर जाएगा तो वो फिर से बाय करेगा और प्रॉफिट बनाएगा. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अगर आप यहां पर एक एग्जाम्पल के साथ देखना चाहें तो इफ अ पर्सन होल्ड सम यूरोज एक्सपेक्ट्स कि एक्सचेंज रेट 84 से 80 हो जाएगा. मतलब आज भले ही 1 यूरो 84 रुपीज है, लेकिन फ्यूचर में वही यूरो 1 यूरो 80 रुपीज हो जाएगा कुछ दिन में. तो वो क्या करेगा? आज के आज यूरो बेचेगा, आज यूरो बेचेगा, राइट? तो 84 रुपीज में. और जब यूरो गिर जाएगा तो वो क्या करेगा? यूरो को फिर से बाय कर लेगा. कितने में? 80 में. तो आप देख सकते हैं बाय सेल पोजीशन तो आपकी कट हो गई और आपने 4 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है. श्योर? सो द सेल ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ स्पेकुलेशन इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द मार्केट. श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी. सो यहां पर ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेंगे. सो अगर आपको दुनिया भर से ग्रांट्स और डोनेशंस आ रहे हैं तो अगेन दैट विल बी इन द फॉरेन करेंसी, और वही फॉरेन करेंसी को हमें बैंक में लेके जाकर कन्वर्ट करना है. सो a significant amount of foreign exchange flows from rich to poor countries of the world by way of grants and donations. अगर आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडेशन है, गेट्स, मेलिंडा गेट्स उसकी जो वाइफ है, उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा डोनेट और
ग्रांट्स देता है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स एट ग्राम पंचायत लेवल्स एंड ऑल। तो जो पैसा आता है ऑब्वियसली वो पूरा डॉलर डिनोमिनेटर होता है, एंड टू यूटिलाइज दैट मनी यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू रुपीज एंड देन ओनली यू कैन यूज फॉर योर प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर हमें एकदम अच्छी तरह से समझ गया कि हु आर द बायर्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, हु आर द सेलर्स। रेमिटेंसेस इज वन मोर थिंग जो मैंने पीछे भी आपको एक बार बताया कि एनआरआईज जो है वो इंडिया में पैसे भेजते हैं, and that is one of the major and significant component of supply of foreign currencies in the developing economies, because हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाकर जॉब्स करते हैं और वहां से वो फॉरेन करेंसी को रेमिट करते हैं। तो अब यहां तक हमें ये पूरे वीडियो में समझ में आ गया कि फॉरेन करेंसी का डिमांड कब होता है और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कब होता है। Yes, as mentioned earlier, the foreign exchange rate is determined just the way the price of any goods is determined, that is by the market forces. The price at which the demand for dollar is equal to supply will decide कि वो कौन से exchange rate पर चलेगा। Clear है? Sure about this? पक्का? Everybody? तो अब वही चीज को हम डायग्रामिक पर्सपेक्टिव से हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। अब ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, कब ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलती है, ये हम सारी ही बातें हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में बस इतना ही। आई होप आपको अब यहां तक समझ में आ गया कि एक छोटा सा कंसेप्ट कि फॉरेन करेंसी के सप्लायर्स कौन है और फॉरेन करेंसी के बायर्स कौन है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कोड को कैसे रीड किया जा सकता है, एंड सो फोर्थ। Sure about this? If you like this video, please subscribe, leave comment, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया। I will be more than happy to help you. Sure? चलिए, meet you on the other side, meet you on foreign exchange का part 2 video. Bye bye.